ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, सेकंड ब्लॉक में क्या है, यूनिट 3 परसेप्शन के बारे में और यूनिट 4 भी परसेप्शन के बारे में। यूनिट 3 में है मीनिंग लॉस क्या है, कौन से परसेप्शन कॉन्स्टेंसीज होते हैं और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। तो यहाँ पे ये आ गया, हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन थ्योरेटिकल अप्रोच कौन सा होता है परसेप्शन का, फिर सेंसेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, एंड देन कौन कौन से अटेंशन का क्या रोल होता है परसेप्शन में। फिर ये जो आगे लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी वगैरह, एक्चुअली डायरेक्टली स्टार्ट ही करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आ गया हमारा परसेप्शन। सो परसेप्शन होता क्या है, परसेप्शन इज द सेट ऑफ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। सो परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी हमारे वर्ल्ड के आसपास हो रहा होता है हमारी दुनिया के, हम उसको समझ सकते हैं। तो और एवरी सेकेंड वी एनकाउंटर न्यूमरस स्टिमुलाई, अब हर एक सेकेंड में हम अलग अलग स्टिमुलाई को एनकाउंटर करते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है कि कोई भी चीज जो हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज ला सके, और वो चेंज हम उसको परसीव करते हैं, मतलब उसको एक तरह से कैच कर लेते हैं कि अच्छा हमें पता है कि अच्छा ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टिमुलाई होता है, कोई भी चेंज अगर ले आए तो ये चीज हो गया। जैसे कि अगर कोई हार्मोन एक स्टिमुलाई की तरह ऐड करता है, जिसकी वजह एक्ट करता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई कार जा रही है, तो आपके वहां पे वो आपका अटेंशन वहां पे गया, तो वो कार एक स्टिमुलाई की तरह एक्ट की, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस हो रहे हो इंटरनल आउट या फिर आउटर वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो वो स्टिमुलाई होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको एनालाइज करने का, इसे परसेप्शन बोलते हैं। देन बॉल ऑफ द कलर यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो स्टेजेस ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं कि यहाँ पे ना जनरली 3 स्टेज ऑफ परसेप्शन होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो अब सिलेक्शन का स्टेज में क्या होता है कि सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन, ये पहला स्टेज है। इट रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल चूजेस विच स्टिमुलाई टू अटेंड टू एंड विच टू डिसरिगार्ड। कि मतलब कि अब हमारे आसपास बड़ी सारी चीजें हो रही होंगी, फॉर एग्जांपल एक मक्खी उड़ रही होगी, फिर कोई जैसे कि अगर इनकेस आपके पेरेंट है, कोई मम्मी खाना बना के ला रही होगी, या फिर कुछ भी है, तो वहां पे मल्टीपल चीजें हो रही है। अब आप किस चीज पे फोकस डालोगे और किस चीज को रिगार्ड करोगे, इस जो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन हैपन व्हेन देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड। सिलेक्शन होता कब है, जब बहुत सारी चीजें हो रही होती है हमारे आसपास, बट एंड अवर ब्रेन कांट हैंडल ऑल ऑफ देम। बट लेकिन हमारा जो ब्रेन है ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए इट कैन ओनली फोकस ऑन अ फ्यू एट अ टाइम। और इसकी वजह से अगर हमारे आसपास 100 चीजें हो रही हो, हम सिर्फ 5 पे ही ध्यान सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सो वी हैव टू पिक विच स्टिमुलाई टू पे अटेंशन टू, इसीलिए हमें चुनना पड़ता है कि हम किस स्टिमुलाई पे अटेंशन देंगे। दिस सिलेक्टिव प्रोसेस इज एसेंशियल एज अवर कॉग्निटिव रिसोर्सेज एंड लिमिटेड। और ये सिलेक्टिव प्रोसेस किस लिए एसेंशियल है, क्योंकि जो हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज है, कॉग्निटिव रिसोर्सेज क्या होता है कि मतलब कि कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के मतलब प्रोसेस करने को हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो ये जितने भी कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वो लिमिटेड होते हैं, नेसेसिटी जिसकी वजह से हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि किस पे करना, किस स्टिमुलाई पे करना है, लाइक अटेंशन देना है एज कम्पेयर टू अदर। फॉर इंस्टांस इन अ क्राउडेड रूम आवर अटेंशन मे बी ड्रॉन टू अ फेमिलियर फेस। अगर कोई एक क्राउडेड स्पेस है, उसमें हमारा मतलब बहुत सारे एक रूम में लोग हैं, तो हमारा अटेंशन किस पे जाएगा, मे बी कोई अगर सिमिलर फेस से मैच हुआ, या फिर आप किसी को जानते हो, या फिर इसी तरह से अगर कोई बहुत सारी आवाज चल रही होगी आपके आसपास, कोई गाड़ी की हॉर्न की आवाज है, देन कोई बच्चा रो रहा है, एंड पीछे अचानक से कोई गाना प्ले होता है जो आपने सुना है, तो आपका अटेंशन वो गाड़ी की आवाज या बच्चे की रोने की आवाज से ज्यादा जाएगा उस लाइक म्यूजिक पे, क्योंकि वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। सेकंड स्टेज आ गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोसेस, परसेप्शन प्रोसेस। Once we have chosen a stimuli to attend to, our brain sets off a series of reaction। तो जैसे ही हम एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, सेट्स इन दिस स्टेज स्टिमुलाई आर अरेंज मेंटली इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। और जो स्टिमुलाई होता है उसको क्या करते हैं, वो हमारे ब्रेन में एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाने लगता है। दिस प्रोसेस अकर अनकॉन्शियसली, ये इसे हम खुद से नहीं करते, ये चीजें अपने आप होती है अनकॉन्शियसली। This mental structure occurs effortlessly, guided by innate principles such as proximity, similarity, and closure as proposed by Gestalt psychologist। So ये जो mental structuring
होता है, ये एफर्टलेसली होता है। और इनेट प्रिंसिपल जैसे कि प्रॉक्सिमिटी हो गया, प्रॉक्सिमिटी मतलब एक तरह से डिस्टेंस के रिलेटेड होता है। देन सिमिलैरिटी, कितना चीज सिमिलर है, एंड क्लोजर। ये रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम गेस्टल्ट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। कंसीडर अ विजुअल इल्यूजन लाइक द नेकर क्यूब, ये वाला तो which our brain alternate perceiving different। so आपको मैं एक नेकर क्यूब की पिक्चर दिखाता हूँ। नेकर क्यूब, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक कंसिडर विजुअल इल्यूजन लाइक द नेकर क्यूब वेयर आवर ब्रेन ऑल्टरनेट्स बिटवीन परसीविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव शोकेसिंग द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ध्यान से इस लाइक क्यूब को देखो आप। सो यहाँ पे हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग हो रहा है इस चीज से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से होता है, पैटर्न्स की वजह से। हम इसको समझ सकते हैं, बट ये इस इमेज को समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। एंड सो सेकेंड स्टेज क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें क्या होता है हमारा ब्रेन जो है स्टिमुलाई को एक मीनिंगफुल पैटर्न में बनाता है। देन थर्ड स्टेज क्या है, इंटरप्रिटेशन। थर्ड इज द फाइनल स्टेज, इंटरप्रिटेशन वेयर मीनिंग इज असाइन टू द ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीनिंगफुल पैटर्न में अरेंज हुआ। अब उस वो जो अरेंजमेंट हुई हम उसको एक मीनिंग देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इज बेस्ड ऑन वंस एक्सपीरियंस। और ये इंटरप्रिटेशन किस पे बेस्ड होती है, किसी के एक्सपीरियंस पे, किसी की नीड्स पे, किसी के बिलीव्स पे, या फिर अदर और दूसरे बाकी फैक्टर्स। दिस स्टेज इज सब्जेक्टिव, और ये स्टेज जो है सब्जेक्टिव है। एंड द सेम स्टिमुलाई कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। और एक जो ऑब्जेक्ट है वो उसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये जो हमारे यहाँ पे डायग्राम है, एक सेकेंड। ओके, सो ये वाली इमेज आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस इमेज में? एनीवन? हेलो? एक डक, इसमें इस सेकंड इमेज में। टू फेसेस, ओके, और किसी को? प्लीज गाइस आंसर करो, आंसर करोगे तभी थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, समझ आएगा एक्चुअली। और यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। यार मैं तो आउटसाइड हूँ सो आई एम सॉरी। अरे, ये चीज बोला ना, खाली इधर बता दो कि क्या चीज दिख रही है यहाँ पे। चिड़िया। अरे नहीं नहीं, सेकंड सेकंड इमेज में, सेकंड सेकंड इमेज में। वाइन गिलास। ओके, वाइन ग्लास। अब बस ठीक है। तो एक ने आंसर दिया कि यहाँ पे टू फेसेस दिख रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फेस भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फेस वाला पैटर्न है। तो अब यहाँ पे किसी को फेस दिखा और किसी को वाइन ग्लास दिखा। तो हमारे परसेप्शन ये किस पे बेस्ड था, मतलब जो तभी बोला गया जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। हमारे पास बिहेवियर पे एक्ट करता है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो नीड्स है, बिलीव्स है, उन पे एक्ट करता है। तो इंटरप्रिटेशन किसी एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। अब थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है? टू सेपरेट थ्योरेटिकल अप्रोच हैव बीन प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन द परसेप्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का दो अप्रोच है थ्योरेटिकल। तो वो क्या है, एक है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, एक है बॉटम अप प्रोसेसिंग। सो बॉटम अप क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज डायरेक्ट। तो बॉटम अप में जो नीचे से ऊपर की तरफ है वो क्या बोलते हैं, वो डायरेक्ट होती है। एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो ऊपर से नीचे का है वो है इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, परसेप्शन इज डेटा ड्रिवन प्रोसेस दैट इज स्टिमुलाई कैरीज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू बी इंटरप्रेटेड मीनिंगफुली एंड वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन अवर एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो डेटा ड्रिवन होता है। और इसमें जो स्टिमुला होता है उसमें लाइक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है कि हम उसको इंटरप्रेट कर सके। और उसके लिए हमें पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहीं पे भी अगर लेट सपोज आपको कोई हिट करेगा, ठीक है, और हिट करेगा तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं चाहिए ना, कि मारा तो कैसे फील होता है। वहां पे आपको तुरंत पेन का एक्सपीरियंस होगा। तो वहां पे वो चीज आपको डायरेक्टली होगी। बट लेट सपोज आपको कोई स्मेल गई ऑरेंज की,
ठीक है, आपने वो ऑरेंज और आपने ऑरेंज खाया हुआ है तो आपको पता है कि ऑरेंज की स्मेल कैसी है, तो वहां पे वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि वो आप आइडेंटिफाई कैसे किया उस स्मेल को, आपने परसीव कैसे किया, सो आपने इसका जो परसेप्शन था वो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो गया, ठीक है ये स्मेल है ऑरेंज की, बट अगेन कोई न्यू स्मेल होगी तो वो हो जाएगा बॉटम अप प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से डेफिनेशन दे तो यहाँ पे है द बॉटम प्रोसेसिंग बाय फोकसिंग ऑन द, यहाँ पे जैसे देख सकते हो बॉटम अप में क्या लिखा है, बाय फोकसिंग ऑन द सेंसरी इनपुट एंड द रॉ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द स्टिमुलाई, और जो इन रॉ इन्फॉर्मेशन स्टिमुलाई में प्रेजेंट होती है, दिस अप्रोच हाईलाइट्स, सो ओके, सो ये जो अप्रोच होता है ये हाईलाइट करता है हाउ द इमीडिएट इन्वायरमेंट शेप अवर परसेप्शन, कैसे हमारा जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो हमारे परसेप्शन को चेंज कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, ड्राइंग अपॉन पास्ट नॉलेज, एक्सपेक्टेशन एंड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, दिस अप्रोच illustrates how our prior experience influences the interpretation of ambiguous stimuli, ambiguous मतलब क्लियर होता है आई थिंक, या एंड लास्ट में क्या है, फास्ट फास्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। हेलो, ओके, एंड एज अ समरी अगर समझना है तो ये लास्ट लाइन पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम अप प्रोसेसिंग फोकसिंग ऑन व्हाट वी सेंस while top down processing uses our memories to understand what we see, ठीक है। तो ये है टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग में। एंड इसके बाद आ जाता है यहाँ पे सेंसेशन क्या है होती है, ठीक है। परसेप्शन हमें पता चल गया, नाउ सेंसेशन क्या है, अ क्लोजली रिलेटेड टर्म टू परसेप्शन इज सेंसेशन, ये जो सेंसेशन है वो क्लोजली रिलेटेड होती है परसेप्शन से। सेंसेशन इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट वी स्टैब्लिश विद अवर फिजिकल इन्वायरमेंट, तो जो हमारे आसपास फिजिकल इन्वायरमेंट है वो सेंसेशन फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है उससे समझने का। इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म ऑफ सेंसिटिव स्टिमुलेशन, तो ये क्या करता है, ये सेंसेशन फोकस करता है डिस्क्राइब करने में जो हमारा रिलेशन है हमारे सेंसरी स्टिमुलेशन से, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड, मैग्नेटिक साउंड वेव्स, प्रेशर एंड हाउ दीज इनपुट्स आर रजिस्टर्ड, और ये कैसे रजिस्टर होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, लाइक आईज, एयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। फॉर एग्जाम्पल आपको इस चीज को देखते हो वो भी सेंसेशन है, आप किसी चीज को सुनते हो कानों से वो भी सेंसेशन है, आप किसी चीज की स्मेल करते हो वो भी सेंसेशन, तो ये सभी चीजें सेंसेशन के अंदर आ गई। Therefore, the sensation can be understood as the process, इसीलिए हम सेंसेशन को कैसा एक समझ सकते हैं, एक प्रोसेस जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता है अबाउट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन्स, एंड देन और फिर उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और उस वो फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है, परसेप्शन। तो अगर आप किसी चीज को परसीव भी कर रहे हो तो जो फर्स्ट स्टेज होगा, आई मीन जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सेंसेशन, पहले आपने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की एंड देन परसेप्शन होता है उसमें, कि अच्छा दिमाग में आपने इन्फॉर्मेशन किसी चीज किसी कार को देखा, आपने देखा वो सेंस था, बट अब उसके बाद वो कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या सिलेक्शन, वो जो भी प्रोसेस है वो आ जाता है परसेप्शन में। अब सेंसेशन का खुद का भी एक प्रोसेस है, अब इसमें क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप में होता है ये। द फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्शन, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिसेप्शन का, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और अदर फिजिकल। अब कोई भी आपने इंफॉर्मेशन जो ली फर्स्ट स्टेज में, जैसे लाइक आपके स्किन में अचानक से आपने हीटर के सामने थे तो लेट सपोज आपको हीट स्किन महसूस होने लगा, तो वो जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव की अपने थ्रू योर स्किन, वो था रिसेप्शन प्रोसेस। देन सेकेंड स्टेज क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। सो इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस में स्टेज में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिसीव्ड फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब इसमें क्या है कि जो भी हमने वो जो हीट महसूस हुई थी, अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, विच रेफर्स टू लैंग्वेज विच कैन बी इंटरप्रेटेड बाय आवर ब्रेन, और वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट कर सकता है। एंड जो लास्ट स्टेज है वो होता है ट्रांसमिशन का, इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर दिस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स टू अवर नर्वस सिस्टम।
ये फिर बाद में जैसे ही पहले कन्वर्ट हुआ ट्रांसड्यूसर, मतलब कि वो फिजिकल वाला जो सेंसेस थे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हुए, एंड लास्ट में यहाँ पे ट्रांसमिशन में क्या हुआ कि फिर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए फर्दर हमारे ब्रेन में गया या नर्वस सिस्टम में गया, ठीक है, तो वो आ गया ट्रांसमिशन का प्रोसेस। सो ये 3 स्टेजेस होते हैं प्रोसेस ऑफ सेंसेशन में। एंड देन लास्ट में यहाँ पे है कि रोल ऑफ अटेंशन। सो अटेंशन का क्या रोल होता है परसेप्शन में। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, लाइक एक्चुअली अगर आप टीवी चैनल्स देखते हो तो वहां पे मल्टीपल चैनल्स ऑलरेडी होते हैं, उन सबका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो ऑलरेडी वहां पे है। बट आपका चैनल क्या करते हो, आप जब चैनल एक चेंज करते हो तो वहां पे आप बोलते हो बट कि मुझे अभी इस टीवी में ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की चीज देखनी है, और वो चीज एक पर्टिकुलर चैनल है। फॉर एग्जांपल जी टीवी की फ्रीक्वेंसी है 50, एंड देन इन स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी होगी लाइक 11। तो अब आपने बोला मेरे को 11 फ्रीक्वेंसी वाला देखना है, तो वहां पे आपने वो चेंज किया एंड देन वो वाला चीज शो होने लगा। तो ये जो चीज है इसी की यहीं पे अटेंशन हमारा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब दो तरह की अटेंशन होती है, सिमिलरली वो सेंसेस रजिस्टर स्टिमुला है, ठीक है। सेलेक्टिव इंटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। अब सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, वही जो अभी हमने समझा कि चैनल्स तो ऑलरेडी उनकी फ्रीक्वेंसी थी हमारे टीवी के एंटीना के आसपास, बस किस पे फोकस करना था वो आ गया सेलेक्टिव अटेंशन पे। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर स्टिमुलस चूज करते हो अटेंशन देने के लिए और बाकियों को इग्नोर करते हो व्हाइल इग्नोरिंग अदर इररिलेवेंट स्टिमुलाई, तो उसको उसको बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। और सेलेक्टिव अटेंशन एक्ट कैसे करता है, एक फिल्टर की तरह, कि आपको बोलते हो मेरे को बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। एंड सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, ये एबिलिटी होती है हमारे स्टिमुलस पे अटेंशन देने की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम ज्यादा देर तक अटेंशन दे पाए विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप जॉब फॉर लुकिंग एट अ रेडार स्क्रीन आपने देखा होगा किसी मूवीज में, लाइक शिप में होता है या फिर एयरप्लेन्स में होता है, तो वहां पे देखते हो कि आसपास अगर अदर दूसरे प्लेन्स होते हैं या फिर दूसरे शिप्स होते हैं, तो वहां पे वो रेडार सिस्टम में देखते हैं वो चीजें, ठीक है। तो उस रेडार सिस्टम पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई देख रहा है तो वो भी सस्टेन्ड अटेंशन आ गया। बट सस्टेन्ड अटेंशन का दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहो तो फॉर एग्जांपल जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा पर्टिकुलर अटेंशन पूरा ध्यान होता है, मम्मी कुछ बोल रही है हमारा ध्यान ही नहीं है उस पर, हम पूरा गेम खेलने में लगे हुए हैं, तो ये हो गया सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज आंसर देना जो भी सुन रहा है, इन केस कोई है ना क्लास में। हाँ ठीक है। ओके, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, ये ट्रू फॉल्स है कि जो स्टिमुलाई के इंटरप्रिटेशन होता है बेस्ड होता है किसी के एक्सपीरियंस पे, एक्सपेक्टेशन पे, नीड्स पे, बिलीव्स पे एंड अदर फैक्टर्स। ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू, सही बोला, ठीक है। सेकेंड, द बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच सेज दैट द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज इनडायरेक्ट। बॉटम अप कहती है कि जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट है। फॉल्स? ट्रू? False. फॉल्स, ठीक False. है। False. ब्रॉडली स्पीकिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व टू स्टेप्स। कि परसेप्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने Three. स्टेप्स होते हैं? 3, राइट, ठीक है। एंड our senses can register numerous stimuli at a given time. True or false? True. ठीक है। एंड in the stage of in the stage of organization the stimuli are arranged mentally in meaningful pattern. ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज में क्या होता है, जो हमारे स्टिमुलाई है वो एक मीनिंगफुल पैटर्न True में है अरेंज। true. True हाँ true. ठीक है। सो इनकेस इनके आंसर्स पता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स जो भी आपने कहा था ऑलमोस्ट सही थे। एंड आ गया। सो दिस इज ट्रू फॉल्स फॉल्स, तीनों ट्रू बाकी। एंड हमारा सो या ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 3 स्टेजेस होते हैं परसेप्शन के। अब आ गया गेस्टल्ट लॉ की बात कर रहे थे ना हम कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब क्या है, इन द ईयर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी तीन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 20th सेंचुरी अर्ली में मैक्स वर्दिमियम, वॉल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कॉफका, ये तीनों नेम याद कर लेना, ऐसे चांसेस आर कि शायद उसमें आ जाए इन केस ऑफ एमसीक्यू और समथिंग ऐसे कुछ।
सो प्रपोज न्यू प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनिंग परसेप्शन कॉल्ड गेस्टल प्रिंसिपल. इन्होंने कुछ नए प्रिंसिपल्स दिए, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स दिए जो कि परसेप्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, जिनका नाम है गेस्टल प्रिंसिपल. According to these psychologists, the process of perception does not involve perceiving an array of stimuli as an object, but it involves our tendency to seek a form or pattern to it. तो इन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये जो परसेप्शन का प्रोसेस होता है, उसमें हम डज नॉट इन्वॉल्व परसीविंग एन एरे ऑफ, हम उसमें मल्टीपल एरे नहीं लेते हैं स्टिमुलस का, किसी ऑब्जेक्ट का, बट इट इन्वॉल्व्स द टेंडेंसी टू सीक अ फॉर्म. बट उसमें क्या होता है कि ये इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, हमारी टेंडेंसी, ताकि हम किसी एक फॉर्म को पैटर्न कर सके या देख सके. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड गेस्टेड इज फॉर्म और कन्फिगरेशन. और गेस्टेड वर्ड का डायरेक्टली लिटरल वर्ड मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कन्फिगरेशन और फॉर्म, किसी एक फॉर्म में है या कन्फिगरेशन है. द बेसिक प्रीमिसाइज ऑफ गेस्टल साइकोलॉजी इज द होल इज डिफरेंट. ओके, एंड बेसिक प्रीमिसाइज क्या है गेस्टल साइकोलॉजी का, क्योंकि जो होल है, मतलब जो कंप्लीट एक पिक्चर है, वो डिफरेंट होता है उसके सम ऑफ इट्स, उसके पार्ट के सम से. अब ये चीज आपको अभी बाकी जो एग्जांपल पढ़ोगे ना, उससे समझ आ जाएगी, एग्जांपल मतलब बाकी लॉस पढ़ोगे इसके अंदर के. बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रीमिसाइज गेस्टल्स हैव प्रपोज्ड अ नंबर, और इसी के बेस पे उन्होंने डिफरेंट लाइक लॉस दिए हैं. इस इमेज में आप कितने लाइक इमेजेस दे सकते हो? 13 फेस छुपे हुए हैं. कैन यू रिकॉग्नाइज? खाली आपको फेसेस दिख रहे हैं, हाँ या ना बोल दो. हाँ, स्टोन्स और ट्रीज पे काफी सारे दिख रहे हैं. यस. तो ओके ठीक है. अब यहाँ पे यह एक और कंसेप्ट है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. अब फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू सेग्रीगेट अवर वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एंड ग्राउंड. हम में एक टेंडेंसी होती है, मतलब या एबिलिटी बोलो आप, कि हम वर्ल्ड को एक फॉर्म में देख सके जो कि फिगर और ग्राउंड की फॉर्म में होता है. फिगर इज द पार्ट ऑफ द स्टिमुलाई. फिगर वो पार्ट होता है स्टिमुलाई का जिसमें हम फोकस करते हैं ऑफ द विजुअल फील्ड, मतलब देखते समय. whereas ground is the background, और ground क्या हो गया? background. Figure has a definite shape and is better remembered, whereas background is shapeless. फिगर क्या है? एक डेफिनेट शेप में होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड क्या होता है? शेपलेस होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है. नाउ लुक एट द फिगर 6. अब अगर हम फिगर 6 को देखेंगे, व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखता है यहाँ पे? टू पीपल स्टैंडिंग. ओके, कि कोई और आंसर देना चाहेगा? आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में? नो वन. ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो लोग दिखे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट. बट एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पे चेस के पीसीस भी रखे हुए हैं. तो इस हिसाब से अरेंजमेंट हुई है कि किसी को ये चीज क्या कर लग रहा है, एक फिगर की तरह दिख रहा है, एंड यहाँ पे साथ में चेस के पीसेस की तरह दिख रहे हैं. टू पीपल और टू पीसेस ऑफ चेस. व्हेन और पीसेस के नाम बताए, क्वीन एंड बिशप है. और व्हेन यू फोकसेस ऑन पीपल, चेस पीसेस डिसअपियर इन द बैकग्राउंड. जब आप लोगों पे ध्यान देते हो तो ये जो चेस पीसेस है ये बैकग्राउंड बन जाता है, मतलब ये डिसअपियर होता है, हमारा फोकस इस पे नहीं रहता. बट जब हम इन चेस पीसेस पे ध्यान देते हैं तो पीपल बिकम बैकग्राउंड. तो जरूरी नहीं है कि लाइक जैसे डेफिनेट शेप बोला तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वही बैकग्राउंड में होगा. अगर आपने पोर्ट्रेट फोटोज ली होगी तो उसमें क्या होता है, जब आप क्या बोलते हैं अपने आप पे फोकस करते हो तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है. तो वहां पे आप होगे फिगर और पीछे वाला हो गया बैकग्राउंड. बट इन द सेम वे अगर आप उसी में आप फोकस बैकग्राउंड पे करते हो, आप देखना आपकी जो खुद की इमेज है ना, वो चीज ब्लर होने लगेगी. और उस समय वो जो आपकी इमेज ब्लर हुई है वो बैकग्राउंड की तरह एक्ट कर रही है, और मेन जो फोकस चले गया वो बैकग्राउंड, मतलब ट्री था या कुछ भी था, उस पर फोकस चले गया, तो वो बन गया आपका फिगर. ठीक है, तो ये फिगर एंड ग्राउंड का रिलेशनशिप है. इसके ये छोटा मे बी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है लाइक पढ़ने में. लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी. अब लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या कहता है? इन ऑर्डर टू परसीव स्टिमुलाई मीनिंगफुली, स्टिमुलाई विच आर क्लोजर टू ईच अदर आर परसीव बाय अस बिलोंगिंग टू वन ग्रुप. अब अगर हम मतलब स्टिमुलाई को एक मीनिंगफुल पैटर्न में समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या स्टिमुलाई होते हैं एक दूसरे के आसपास, हम उनको एक ग्रुप की फॉर्म में देखते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स है, बट यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया हमने कि हाँ ये एक ग्रुप है,
देन यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे एक ग्रुप है, और मे बी किसी और पर्सन को यहाँ पे ये एक ग्रुप लग रहा होगा एंड ये होल एक अदर ग्रुप लग रहा होगा, राइट? तो ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताता है। ड्यू टू दिस रीजन people tend to see the following circle as a cluster or group rather than individual circle। और इस टेंडेंसी, ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, इसकी वजह से हम इनको इंडिविजुअल सर्कल के बजाय एक ग्रुप की तरह देखते हैं, ठीक है? Our brain tends to group large element as one group as one to make us interpret more easily। और हमारा ब्रेन क्या करता है कि एक टू टेंड्स टू ग्रुप लार्ज एलिमेंट्स एज वन। जितना जो ज्यादा लार्ज एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप की तरह देखता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है? नाउ यहाँ पे ये हो गया। नाउ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलता है, ठीक है? ये लॉस याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन असाइनमेंट में भी आया था, आ सकता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुलाई सिमिलर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर। और ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है कि अगर कुछ स्टिमुलाई सिमिलर होते हैं एक दूसरे से तो हम उनको एक ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है? अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो हमारे दिमाग में दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक ग्रुप है व्हाइट का, एक ग्रुप है ब्लैक सर्कल्स का, ठीक है? और इन रियल लाइफ ऑल्सो वी यूज द प्रिंसिपल एक्सटेंसिवली। और रियल लाइफ में भी हम इस प्रिंसिपल का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि लाइक एक क्रिकेट मैच के दौरान आप क्या बोलते हैं, ग्रुप करते हो प्लेयर को उनके जर्सीज के हिसाब से, जर्सी मतलब कपड़े के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई सुपर किंग अगर येलो पहन रही है और क्या बोलते हैं मुंबई इंडियंस ब्लू पहन रही है, तो हमने इस तरह से ग्रुप कर दिया और वहां पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी काम आई टू आइडेंटिफाई द प्लेयर्स, ठीक है? अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन, ये लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ, इट रेफर्स टू अवर टेंडेंसी टू परसीव फिगर्स इन कंटिन्यूएशन रेदर देन इन पार्ट्स। अब ये वो टेंडेंसी है हमारे कि हम फिगर्स को ऐसे परसीव कर सके कंटिन्यूएशन पे इंस्टेड ऑफ पार्ट्स में, कि छोटे छोटे पार्ट्स है उसके बजाय हम उसको एक एज अ होल पैटर्न देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो, हम इसको एक क्या कर समझ रहे हैं, कर्व्ड लाइन की तरह जो कि सर्कल डॉट से बनी है, बट हम इसको एक सर्कल की तरह नहीं देते हैं। Like figure 9 is generally perceived by us a line instead of separate circles, ठीक है? हमने इस लॉ की वजह से हमने इसको अलग अलग सर्कल्स की तरह नहीं देखा, बट रेदर है स्ट्रेट लाइन, आई मीन कर्व लाइन, ठीक है? अब लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है? फॉलोइंग इट्स नेम, इसके नाम के ही हिसाब से, दिस लॉ शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसे आप प्रॉक्सिमिटी लॉ से कंफ्यूज मत करना, बट दिस लॉ स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज क्लोज शेप्स। हम में एक टेंडेंसी होती है कि हम किसी स्टिमुलाई को एक क्लोज शेप की तरह देख सके, ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये पैंडा है ना, ये पैंडा का हमें यहाँ पे हेड दिख रहा है, ठीक है? ये पैंडा का हेड हम इसको क्लोज की तरह देख रहे हैं, बट यहाँ पे ये येलो होते हुए भी हमें मतलब कि क्लोज फिगर की तरह ये रिसीव हुआ, ठीक है? तो ये होता है लॉ ऑफ क्लोजर। यहाँ पे कोई लाइंस नहीं थी बट स्टिल हमने इसको एक शेप में क्लोज किया, इवन विदाउट सम मिसिंग पार्ट्स। तो लॉ ऑफ क्लोजर उतना ही है। एंड लॉ ऑफ कॉमन रीजन और कॉमन फेट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट स्टिमुलाई मूविंग, अगर कोई स्टिमुलाई एक सिमिलर डायरेक्शन में जाता है उनको हम एक ग्रुप में परसीव करते हैं, जैसे कि इस फिगर में शो हुआ है कि ये सारी जो इधर जा रही है तो हम इसको एक ग्रुप मानते थे। नाउ लॉ ऑफ गुड फॉर्म और प्रग्नास, ठीक है? तो ये अगर अब मेरे को नहीं पता मैं इसको राइट प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ या नहीं, बट हाँ, द वर्ड प्रग्नास इज अ जर्मन इन ओरिजिन मीनिंग गुड फिगर। अब प्रग्नास का वर्ड का मतलब क्या है? गुड फिगर, अच्छी फिगर। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ गुड फिगर, इसीलिए इस फिगर को हम लॉ ऑफ गुड फिगर भी बोलते हैं या लॉ ऑफ गुड फॉर्म, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। According to this principle, out of all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in the simplest and stable shape। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं? all possible group stimuli, ऑल पॉसिबल वेज ऑफ, हम इसको अलग अलग वेज में लाइक ग्रुप करने के बजाय हम इसको एक सिंपल और स्टेबल फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि 10 वी कैन से दैट द सिंपल फॉर्म। एग्जांपल में जो ये सर्कल वाली है इसमें क्या बताया कि फिगर 12 एज कंसिस्टिंग ऑफ 5 सर्कल वी टेंड टू परसीव इट एज अ सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। हम इसको एज अ सिंबल ऑफ ओलंपिक्स देखते हैं, मतलब हमने इसका एक सेपरेट मीनिंग दिया इस शेप को, इंस्टेड ऑफ कि हमने इसको किसी और तरह से देखने लगे। According to this principle, out of all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in the simplest and stable shape। वही कि हम अलग अलग स्टिमुलस को हम सिंपल और स्टेबल फॉर्म में देखते हैं, स्टेबल शेप में देखते हैं। तो ये है लॉ ऑफ गुड फिगर। एंड
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। कुछ पूछना है अभी तक, पूछ लो। नहीं, कोई है? हाँ ठीक है। ओके, सो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में क्या होता है? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज रिमार्केबल फीट ऑफ आवर परसेप्चुअल एबिलिटी टू परसीव फेमिलियर स्टिमुलाई एज कांस्टेंट। अब हम क्या, हम में एक लाइक बोल दो एबिलिटी होती है परसेप्शन की, ताकि हम जो फेमिलियर स्टिमुलस है उनको कांस्टेंट की तरह देख सके। मतलब उसके साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से और शेप के हिसाब से, ठीक है। अब साइज कॉन्स्टेंसी में क्या है? इन केस अगर ये इमेज आपको विजिबल है, यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप अपने पीडीएफ में देख लेना एक बार। सो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? अवर रेटिनल इमेज ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द पिक्चर इज वेरी स्मॉल, बट ऑल थैंक्स टू फिनोमिना साइज कंसिस्टेंसी अवर ब्रेन परसीव देम एज पीपल ऑफ नॉर्मल साइज। बट ड्यू टू हमारे ब्रेन में ऑलरेडी ये टेंडेंसी या एबिलिटी है, तो इसीलिए हम इन लोगों को एज अ नॉर्मल साइज पीपल समझ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बोने या फिर लाइक वो जो क्या बोलते हैं उसको, लिलिपुटियन, जो छोटे लोग होते हैं। तो हम इसको लेकिन वैसा कुछ नहीं समझ रहे, हम इनको समझ रहे हैं कि हाँ ये नॉर्मल साइज के लोग ही हैं जो इस इमेज में खड़े हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? साइज कॉन्स्टेंसी। और कॉन्स्टेंसी वर्ड बना ही कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो मतलब जो चीज चेंज ना हो। एंड देन यहाँ पे है शेप कॉन्स्टेंसी। सेकंड, पहला आ गया साइज, दूसरा आ गया शेप, ठीक है। अब अगर आप इस डोर को देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये डोर है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, यहाँ पे। बट अगर अभी इसकी शेप देखोगे, ये ट्रेपेजियम का शेप है, ट्रेपेजियम जो कि होता है लाइक इस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला शेप है अभी इस डोर का। तो ये शेप अलग है एज कंपेयर टू दिस शेप, ठीक है। बट स्टिल हम इसको रेक्टेंगल ही कंसिडर कर रहे हैं, और ये किसकी वजह से है? शेप कंसिस्टेंसी की वजह से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आप इस इमेज में देखोगे, ये यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे, ये अगेन सेम है उसी तरह से ट्रेपेजियम शेप में, बट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गया। परसेप्शन में चेंज हुआ ना, बट हम इसको कांस्टेंट शेप रेक्टेंगुलर ही समझ रहे हैं, जैसे ये अर्लियर था। And last is color and brightness constancy. It is our ability to perceive the color and brightness of stimuli constant even with the change in the wavelength. अब इसमें क्या होता है लास्ट में, कि हम हमें एक टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है परसीव करने में, कि हम किसी स्टिमुलाई का कलर या ब्राइटनेस को हम कांस्टेंट परसीव करें विद द चेंज। अगर कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ वेवलेंथ में या लाइट की चेंज भी आता है ना हमारे रेटिना में, स्टिल हम उसको रेड ही समझते हैं। For instance, in figure 5 we perceive the color and brightness of the rose constant. अब यहाँ पे हमें ये जो रेड कलर है, ये हमें एक कांस्टेंट ही है, चेंजिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी साइज कॉन्स्टेंसी, मतलब कि चीजें सेम ही रहती है, चेंज चेंज नहीं होती है। और देन फैक्टर अफेक्टिंग इट इज एबिलिटी, तो ठीक है ये हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। आप हेडलाइंस याद रखोगे ना, आपको मोस्टली ये आंसर भी याद हो जाएगा, बिकॉज अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, समझ लिया है। एक बार मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि खाली क्या करना, एक बार खुद से एक बार इसकी रीडिंग कर देना। आप चाहो तो टाइमर सेट कर लेना कि हाँ मेरे को बस एक बार रीड करना है, एंड देन आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फैक्टर है मोटिवेशन या नीड। वो कैसे हमारी परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है? मोटिवेशन ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। अब मोटिवेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे परसेप्शन के प्रोसेस पे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, और आपने ये चीज देखा होगा कि जब आपको बहुत भूख लगी होती है, तो किसी भी खाने की स्मेल ना आपको जल्दी आ जाती है, अटेंशन। और इंस्टेड ऑफ जब आपका पेट ऑलरेडी भरा हो, अगर आपका पेट खाली है तो आपको स्मेल जल्दी आ जाएगी, और अगर पेट भरा है तो उसमें इतना अटेंशन नहीं जाता आपकी फूड की स्मेल। Many experiment studies have also reported the same effect in a classic experiment। और एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड में 1936 में, रिपोर्टेड दैट हंग्री पार्टिसिपेंट परसीव्ड। अब उन्होंने क्या बोलते हैं, जो स्टिमुलाई दिया था उसे उसको क्या बोलते हैं, फूड रिलेटेड ज्यादा समझा एज कम्पेयर टू नॉन हंग्री पार्टिसिपेंट, जिसको भूख नहीं लगी थी, उनके कंपैरिजन में इन्होंने ज्यादा रिएक्ट किया, एक तरह से बोल सकते हो। Similarly, in a recent study demonstrated that your need for this thirst could also affect perception। उसी तरह से एक दूसरी परसेप्शन हुई थी, पानी जो कि प्यास के बारे में थी, और उसमें भी सेम ही रिजल्ट आया एक्चुअली। तो ये हमारे मोटिवेशन और नीड से इम्पैक्ट होता है हमारा परसेप्शन, ठीक है। एंड देन इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। अब इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है? कि
perceptual expectancy is a person readiness or a predisposition to perceive things in a particular way. तो हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि ठीक है, अगर हम किसी एक चीज को देखेंगे, हमने एक पैटर्न बना लिया है, और फिर जब हम उससे उसी से थोड़ा सा रिलेटेड या उसी चीज को हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, हम स्टिल उसको पहले की तरह कंसीडर करते हैं. अब एग्जांपल के लिए, इन अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया था बर्नर एंड विंटर ने 1955 में, जो कि जिसमें इलिस्ट्रेट किया था रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन. कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 12 13 14, ठीक है. यहाँ पे ये जो नंबर्स है 13, आप यहाँ पे देख सकते हो. इन द सेकंड कंडीशन द सेम एम्बिगुअस फिगर, और ये सेम एम्बिगुअस मतलब लाइक एम्बिगुअस मतलब क्लियर होता है, आई थिंक. एक मिनट चेक कर लेता हूँ सो दैट एम्बिगुअस, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर इंटरप्रिटेशन एक्सपर्टीज, ठीक है. सो यहाँ पे अब क्या हुआ कि सेम इसी तरह से एक और पैटर्न दिया गया. ये यहाँ पे मतलब 13 वाली फिगर सेम ही है, बट यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ पे 12 13 14. हमारे ब्रेन में पैटर्न क्या बना, पैटर्न बन गया जब हमने इसको देखा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स हो गए, ठीक है. तो हमने इसको 12 13 14 समझा. और यहाँ पे स्टार्ट है, ऊपर है ए, नीचे है सी, तो हमने इसको भी परसीव कैसे किया, बी की तरह इंस्टेड ऑफ 13. बट ध्यान से देखोगे तो दोनों फिगर सेम है. तो ये था हमारा क्या बोलते हैं लाइक एक्सपेक्टेशन. हमने पहले ही एक्सपेक्टेशन को सेट कर ली अपने दिमाग में, तो इस हिसाब से हमारा परसेप्शन भी चेंज हुआ, ठीक है. और ये है सेकंड फैक्टर जो कि हमारे परसेप्शन को चेंज करता है. इसी तरह एक यहाँ पे लाइक एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें लाइक फिगर 13 दे सकते हो. तो यहाँ पे दो ग्रुप्स थे. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लाइक बगलेसी एंड एलएमपी ने. अब यहाँ पे क्या हुआ, दो ग्रुप बना दिए, और पहले वालों को क्या किया, उन्होंने उनको एक रैट की इमेज दिखाई, और फिर बाद में ये वाली इमेज दिखाई. और दूसरे ग्रुप को पहले ये वाली इमेज दिखाई, फिर रैट की. तो जो पहला वाला ग्रुप है ना, जिसने रैट देख चुके थे, चूहा, उन्होंने इस इमेज को एक रैट की तरह परसीव किया. बट जिन्होंने एक चूहा नहीं देखा था, उन्होंने इसको एक लाइक ह्यूमन फेस और एक कार्टून की तरह, मैन की तरह किया. तो ये हो गया हमारे लाइक हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन सेट होने लगती है, तो उसकी वजह से हमारे परसेप्शन में भी चेंज आता है, ठीक है. तो ये इस एक्सपेरिमेंट में वही बताया. नाउ इफेक्ट ऑफ इमोशन. इमोशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे परसेप्शन में, व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इमोशन हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं या नहीं. सो यहाँ पे एक्चुअली ये लाइक इसमें आंसर है, करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको. सपोज इफ यू हैव अ फैन ऑफ पर्टिकुलर आईपीएल टीम, अगर आप देख लेते हो कि किसी पर्टिकुलर आईपीएल टीम में क्या बोलते हैं, अगर कोई अंपायर जो है वो कोई डिसीजन देता है, और हम बोलते हैं नहीं यार, ये बंदा दूसरी टीम की साइड में, इसने गलत डिसीजन दिया. तो क्योंकि हम तो अपनी टीम को पसंद करते, तो हम सोचते हैं कि उसने कभी गलत नहीं किया होगा. तो इस वजह से हमारे दिमाग में क्या बोलते हैं, हमारा इमोशन है, हम उन्हें अच्छा चाहते हैं, वो हमें पसंद है, तो इसीलिए हमारा जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ. अब बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, ये चीज हो गया. देन दिस इज इमोशन डू नॉट हैम्पर योर परसेप्शन. लेकिन जो इमोशन है वो हमेशा हमारे परसेप्शन को हैम्पर नहीं करते, मतलब हमारे परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते. मैनी स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन. और बहुत से स्टडीज भी हुई इस बात को प्रूव करने के लिए, जो कि क्या रिलेशन है इमोशन और परसेप्शन का. An important point which needs to be mentioned here is emotion does not always hamper your perception. Sometimes it facilitates also. हमेशा वो इफेक्ट नहीं करता, बट कभी कभी इफेक्ट करता भी है. Studies have suggested that when perception task is irrelevant, जब perception का जो task होगा वो irrelevant होगा हमारे emotion से, मतलब कि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, वो हमारे इमोशन हमारी परसेप्शन को इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट अगर कोई ऐसा टास्क होगा परसेप्शन का जहाँ पे हमारे इमोशन रिलेटेड है उस चीज से, परसेप्शन से, तो वहां पे वो चीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो लोग एक्टर्स बोले जाए कि ठीक है आप बताओ, लाइक ए एक्टर ए और एक्टर बी में कौन, लाइक दोनों में क्या क्वालिटीज है, और आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नापसंद है, बट इट्स लाइक आपके दिल आपके मन में कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, तो वहां पे आप उनको एक तरह से ही परसीव करोगे. बट अगर वहीं पे आपको कोई आपके फेवरेट एक्टर और दूसरा जो आपको शायद पसंद ना हो, या फिर नॉर्मल एक्टर है, वहां पे आप ए वाले एक्टर की लाइक ज्यादा तारीफ करोगे, आपका परसेप्शन में चेंज आएगा, ठीक है. तो इस तरह से इमोशन करते भी इम्पैक्ट और नहीं भी करते. सो एंड द फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक.
अब किसी स्टिमुलस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पे भी इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव नोटिस दैट हॉर्न्स यूज्ड बाय हेवी ट्रक. अब जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उसमें क्या होता है, बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई पिच का, हाई वॉल्यूम का एक हॉर्न होता है. क्यों? क्योंकि जस्ट टू ग्रैब अवर अटेंशन, ताकि हमारा वो अटेंशन ग्रैब कर सके. Studies have shown that those stimulus which sound, taste, look or feel different grabs our attention more than other stimuli. और स्टडीज ने ये शो भी किया है कि वो स्टिमुलाई जो कि क्या बोलते हैं किसी साउंड में, टेस्ट में, लुक में, फील में डिफरेंट होंगे, उसमें हमारा अटेंशन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क में चल रहे हो ना और आपको कोई अलग सा किसी ने अलग तरह से ड्रेस किया होगा, आपका वहां पे अटेंशन रह जाएगा. आप सोचोगे ये बंदे ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो वहां पे हमारी अटेंशन गई क्योंकि वहां पे नॉर्मल लोगों से अलग होगा. और इसी तरह हमारे ये जो परसेप्शन में चेंज आया, इफेक्ट आया. Then our attention more stimulus according to the evolutionary psychology. और evolutionary psychologist के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे सर्वाइवल, ये हमें लाइक कैसे हेल्प करती है हमारे सर्वाइवल पर्पस में. इट हैज हेल्प ह्यूमन इन आइडेंटिफाइंग डेंजर, ताकि हम डेंजर को आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, इस फैक्टर ने इफेक्ट किया हमारे परसेप्शन में इस तरह से. एंड नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, अब एक्सपीरियंस का क्या इफेक्ट है. अब यहाँ पे आप एक चीज, ये डायग्राम देख के आपको क्या लगता है ये चीज क्या है? प्लीज आंसर. हेलो. Flamingo shaped pen. नहीं नहीं, वो तो आप देख के पढ़ रहे हो, उसको छोड़ो. अभी डायग्राम को देख के नॉर्मली आपको क्या लग रहा है? फ्लेमिंगो जैसे ही दिख रहा है अभी. हाँ, तो क्या बोलते हैं अब ये चीज हमें फ्लेमिंगो शेप, यहाँ पे क्या बोला अब, प्रायर एक्सपीरियंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वे वी इंटरप्रेट स्टिमुलस. अब हमारा जो एक्सपीरियंस है पुराना, उससे भी हमारा क्या बोलते हैं हमारे परसेप्शन में चेंज आता है. इट शेप्स योर परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिस्टेकनली परसीव, आपने कभी कभी देखा होगा क्या कि हम कभी कभी रोप को जैसे लाइक कोई रस्सी पड़ी हो जमीन में, हम उसको सांप की तरह सोचने लगते हैं डार्क में. क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि अच्छा ठीक है स्नेक डेंजरस है, हमने स्नेक को मे बी रियलिटी में नहीं लेकिन एटलीस्ट इमेजेस में, वीडियोस में देखा हुआ है, तो वहां पे हम सोचते हैं अच्छा नहीं यार सांप तो नहीं है, और वहां पे वो चीज चेंज हो गया. देन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज गाइडिंग योर परसेप्शन, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. और यहाँ पे क्या है, अ फ्लेमिंगो शेप्ड पेन, राइट. इवन दो दिस इज नॉट अ टिपिकल पेन, ये नॉर्मल पेन नहीं है, लेकिन स्टिल हमें ये पेन की तरह, फ्लेमिंगो शेप पेन की तरह क्यों दिखा? बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमारा प्रीवियस एक्सपोजर था पेन के साथ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लोवेस्ट पॉइंट में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लाइक निप तरह के, निप क्या बोलते हैं इसको, लाइक आई डोंट नो एक्चुअली क्या बोलते हैं, बट जहाँ से आप पेन को होल्ड करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे डिजाइन है, बट ऊपर से फ्लेमिंगो शेप में, तो इसीलिए आपने उसकी वजह से देखा. बट इन केस अगर आपने पेन को नहीं देखा होता कभी पहले, तो शायद आप इसको सिर्फ एक बर्ड की तरह ही बोलते इंस्टेड ऑफ पेन. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड, इफेक्ट करता है आपकी परसेप्शन को. देन इफेक्ट ऑफ कल्चर. कल्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, एक्सपेक्टेशन एंड रूल्स फॉर टू अंडरस्टैंड. अब कल्चर की वजह से क्या होता है, कल्चर कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, एक्सपेक्टेशन देते हैं कि इस चीज को ऐसे समझना है. ठीक है, जैसे कि ये वाले जो ये गेस्चर है, अब हम इंडिया में क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं मतलब कि यार बड़ा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल और परफेक्ट. बट इन मेडिटेरियन कंट्रीज में क्या होता है, इसको सेक्सुअल इंटरेस्ट की तरह देखते हैं. और वेयर एस बट इन जापान, और जापान में इस गेस्चर को कैसे देखते हैं, मनी की तरह. ठीक है, सो इसकी वजह से मतलब कि आपका आपका कल्चर ने आपको कैसी चीजें सिखाई है, उस तरह से भी वो आपके परसेप्शन में चेंज आएगा. आप किसी चीज को डिफरेंट परसीव कर सकते हो. एंड क्या इसमें यही चीज है. एंड ये चीज होगी. ठीक है, तो लेट्स ठीक देखते हैं. थर्ड यूनिट हो गया हमारा परसेप्शन का, तो एक बार बस ये टेस्ट की तरह. डैश प्रोवाइड स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, एक्सपेक्टेशन एंड रूल्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बिहेवियर. क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर, गाइडलाइन, एक्सपेक्टेशन एंड रूल, ताकि पीपल कुछ समझ सके और इंटरप्रेट कर सके बिहेवियर को. हेलो. हेलो. यार कोई और भी आंसर दो ना. कोई है? प्लीज आंसर करो. हाँ हाँ. प्लीज आंसर करो ना अभी, अगर समझ आया, क्योंकि फिर मेरे को पता चल जाएगा ना, ठीक है, कि हाँ समझ आया नहीं आया. फर्स्ट वाले का आंसर पता है किसी को?
अभी हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा, अभी तुरंत। प्लीज गाइस, आंसर नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, एटलीस्ट इतना तो बोलो। कल्चर कल्चर कल्चर। हाँ ठीक है, लेकिन देख के नहीं आंसर बोलना प्लीज। देख के नहीं बोला है, वो पढ़ के बोला है। हाँ ठीक है। ओके, सेकंड है डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वे वी इंटरप्रेट स्टिमुलाई। क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किसी चीज को किसी स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करें। ऐसा क्या चीज है जो हमारे किसी भी स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्सपीरियंस होगा शायद। राइट, हाँ, प्रायर एक्सपीरियंस, हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी भी चीज को इंटरप्रेट करते हैं। देन डैश ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। एक क्या चीज है जो एक वाइटल रोल प्ले करती है साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस को, लाइक including that always plays a vital role in various psychological process including। ऐसी क्या चीज है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करती है साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में परसेप्शन के साथ ही। साइकोलॉजिकल, पता नहीं। ओके, सो इसका आंसर है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही लाइक अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये लाइक मोटिवेशन ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि हाँ, अगेन जैसे आपका मोटिवेशन चेंज होगा, मतलब आपको भूख लगी थी तो आपका खाने में ध्यान गया, उतना आपके परसेप्शन में ज्यादा वहाँ पे चेंजेस हुए। बट इन केस नहीं था तो वैसे कुछ नहीं आया, तो मोटिवेशन है इसका आंसर। एंड फोर्थ, as the door swings towards us, its shape changes and so does dash image of the door। ये क्या हुआ? जैसे डोर चेंजेस towards us, it changes shape। एक सेकंड, कोई आया? ओके, इसका आंसर पता है? सही बोलो तो मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, हेलो। हाँ ओके ठीक है, हाँ। यहाँ पे क्या है, मैंने वैसे एक्चुअली आंसर देखा तो मैं देख के ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा भूल गया था एक तरह से। सो एज अ डोर स्विंग्स टुवर्ड्स अस, जैसे ही डोर हमारे तरफ मुड़ता है, जैसे उसकी शेप चेंज हुई, सो डस डैश, उसकी रेटिनल इमेज जो होती है वो भी चेंज होती है, ठीक है। तो रेटिनल इमेज मतलब कि जो उसका इमेज फॉर्म हो रहता है हमारे रेटिना में, वो भी चेंज होता है जैसे डोर स्विंग हुआ। तो and last is the dash principle states that stimuli similar to each other are grouped ये together। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। हाँ, ओके ठीक है, ये हो गया। तो थर्ड थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया है, ये आपको खुद से पढ़ना है, पढ़ लेना। एंड या ये चीजें होगी, देन नेक्स्ट परसेप्शन पे चलते हैं।